So today we will be studying about translation. Translation means RNA से amino acid का synthesis and which synthesize protein. So the material that are required in the protein synthesis are DNA, 3 types of RNA, messenger RNA, ribosomal RNA and transverse RNA. Polyribosomes mean when one ribosome or many ribosome is attached to the messenger RNA, that is known as polyribosomes. And the enzyme that are required is amino-acyl transverse RNA T synthesis, which is required for the activation of amino acid. Then peptidyl synthetase और peptidyl transferase, ये क्या करता है? पेप्टाइड ग्रुप को ट्रांसफर करता है एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में. देन ट्रांसलेशन में कई सारे इनिशिएशन फैक्टर यूज होते हैं. देन इलोंगेशन फैक्टर एंड देन रिलीज फैक्टर. द कोएंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन ट्रांसलेशन इज TF4 मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम. देन ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है. इसमें मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है. देन ट्रांसलेट होता है 5 to 3' डायरेक्शन में. एंड जो फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल बिकम अमीनो टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड. देन इसके अगेन 5 प्रोसेस होता है. फर्स्ट होता है कि अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा. देन इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस. देन फर्स्ट होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप या क्या बनना, अमीनो अकाइल ट्रांसफर्स आरएनए, जो कि किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अमीनो अकाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज. सो आपका ट्रांसफर्स आरएनए एक अमीनो एसिड का एक ट्रांसफर्स आरएनए सिंथेसाइज होता है. एंड जो आपका CCA 3 टर्मिनल होता है वो एक्सेप्ट करता है अमाइनो एसिड का, और जो D टर्मिनल होता है ट्रांसफर्स आरएनए का वो रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम के बाइंड को. देन दिस इज द रिएक्शन. जब अमीनो एसिड ट्रांसफर्स आरएनए से बाइंड होगा एंड ATP के प्रेजेंस में वो बनेगा अमीनो अकाइल ट्रांसफर्स आरएनए एंड ATP कन्वर्ट हो जाएगा AMP में. सो इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 कंपाउंड एनर्जी ग्रुप प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ATP जो है वो डायरेक्टली AMP में कन्वर्ट हो रहा है. देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो ट्रांसफर्स आरएनए सिंथेसिस? इट रिक्वायर्ड अटैचमेंट ऑफ द अमीनो ग्रुप टू द ट्रांसफर्स आरएनए, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अटैच होता है एंड इट रिक्वायर्ड ATP एंड ये एक्सट्रीमली स्पेसिफिक है. हर ट्रांसफर्स आरएनए के स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है. एंड इट्स ऑल्सो हैव द प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग मीन्स कोई भी यदि मिसमैच या डैमेज्ड अमीनो एसिड है उससे वो अटैच नहीं होता. देन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट होगा कि राइबोसोम जो है वो डेसोसिएट होगा. इसमें बेसिकली हम एरिथ्रोसाइट का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं. 80S जो है वो 60 एंड 40 सब यूनिट में डेसोसिएट होगा. फिर है आपका 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. देन 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. देन 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. सो फर्स्ट है राइबोसोम जो है विद द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड 1 जो है वो 40S से बाइंड करेंगे और वो अलग हो जाएगा. एंड जो इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड 1A का क्या काम होता है? ताकि ये दोनों 60 एंड 40S आपस में कंबाइन ना करें. सो दिस इज द डेसोसिएशन ऑफ द 80S यूनिट इनटू 60 एंड 40S. इट है जो इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 3 एंड 1A. इसका क्या रोल होता है कि आपस में वापस सब यूनिट कंबाइन ना करें. देन आपका बनता है 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इसमें कौन कौन से इनिशिएशन रिक्वायरमेंट होते हैं? इनिशिएशन फैक्टर 2, GTP एंड मीथियोनिन कंटेनिंग ट्रांसफर्स आरएनए. ठीक है. और ट्रांसफर्स मीथियोनिन कंटेनिंग ट्रांसफर्स आरएनए के अंदर एंटीकोडॉन कौन सा होता है? UAC. एंड जब ये सारे मिलते हैं तब ये बनता है 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और इनिशिएशन फैक्टर 2 का क्या रोल होता है? ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन को. एंड ये हेटेरोटाइमर होता है, मींस इसके अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा.
एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेज को रेगुलेट करता है, एंड काइनेज जो है वो आपकी बॉडी में फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन का काम करता है, जिससे वेरियस मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होते हैं। जब आपका 40S के साथ 3 and 1A बना, उसके बाद फिर क्या ऐड हुआ, मिथ्योनिन ट्रांसफर्स आरएनए जीटीपी एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। तो ये कंप्लीटली आपका बन गया 43S इनिशिएशन फैक्टर। देन उसके बाद आपका 48S इनिशिएशन फैक्टर बनता है। जब मैसेंजर आरएनए ऐड हो जाएगा इस 43 में, तो आपका 40S जो है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंड जो फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा, मिथ्योनिन इसलिए करते हैं क्योंकि AUG जो होता है दैट इज अ स्टार्टिंग कोडॉन, एंड इसमें इनिशिएशन फैक्टर 4F यूज होता है, विच इज कंबाइन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर E, G एंड A, एंड इसमें 4B भी इनिशिएशन फैक्टर यूज होता है, एंड इसमें ATP यूज होता है। देन जो 4E होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है फॉर द कैपिंग ऑफ मिथाइलेशन फैक्टर एट द 5' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। ये रिकॉग्नाइज करता है मैसेंजर आरएनए को, दैट्स व्हाई इनिशिएशन फैक्टर 4E जो है इस स्टेप में यूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो ये आपका 43S प्री इनिशिएशन फैक्टर है, उसमें आपका कौन सा ऐड हुआ, इनिशिएशन फैक्टर 4F, तो फिर आपका बन गया 48 और एक मैसेंजर आरएनए ऐड हो गया। तो जब मैसेंजर आरएनए ऐड हो जाएगा तो आपका 48S इनिशिएशन फैक्टर बन जाएगा। 43 में ट्रांसफर्स आरएनए ऐड हो रहा है, एंड 48 में मैसेंजर आरएनए ऐड हो रहा है, एंड ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है। देन अब जब 48S में आपका 60S राइबोसोम अटैच हो जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर 2 and 5 ऐड होंगे, तो उससे बन जाएगा 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एंड इसमें GTP यूज होगा टू प्रोवाइड द एनर्जी। ठीक है, अब जब राइबोसोम अटैच होगा तो उसमें दो साइट होगी, एक होगा A साइट, एक होगा P साइट। P साइट जो है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के लिए रिप्रेजेंट करती है, एंड A साइट जो है उसे अमीनो एकाइल साइट बोलते हैं, जिसमें नया ट्रांसफर्स आरएनए अटैच होता है। ठीक है, तो ये 80S बन गया। इसके बाद से ये जनरल व्यू है कि 43S कैसे बनेगा एंड 80S कैसे बनेगा। देन फिर इलोंगेशन, जैसे ही आपका इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर इनिशिएशन, और इनिशिएशन के बाद होता है इलोंगेशन, के आपका मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम का मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें इनिशिएशन फैक्टर 1A and 2 यूज होते हैं। फर्स्ट इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो है, जो नया अमीनो एकाइड ट्रांसफर्स आरएनए है वो A साइट पे आएगा, P साइट पे जो है वो मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड होगा। हमेशा जो नया अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर्स आरएनए आएगा वो A साइट पर आएगा। ठीक है, अब जब मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड P साइट पर है, तो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फिर वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो A साइट वाले ट्रांसफर्स आरएनए पे शिफ्ट हो जाएगा और एक नया अमीनो एसिड फॉर्म होगा। फिर जो P साइट का ट्रांसफर्स आरएनए है वो रिलीज हो जाएगा और एक अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो अमीनो एकाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर्स आरएनए की A साइट पे बाइंड होगा। देन फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। फिर जो मिथ्योनिन है वो P साइट से A साइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड नया एक कोडॉन जो है वो राइबोसोम शिफ्ट हो जाएगा। जब एक कोडॉन शिफ्ट होगा तो मीन्स एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपका ये P साइट है, ये A साइट है, इस पे मिथ्योनिन कंटेनिंग ट्रांसफर्स आरएनए है एंड इसमें नया है। फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होगा कि आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ट्रांसलोकेशन मीन्स A साइट वाला जो है वो P साइट पर आ जाएगा और मिथ्योनिन कंटेनिंग अमीनो एसिड जो ट्रांसफर्स आरएनए था वो रिलीज हो जाएगा। और ये एक कोडॉन जो है थर्ड वाले स्टेप में एक कोडॉन जो है वो मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। नए वाले A साइट पे आते जाएंगे और जैसे अमीनो एसिड बना वैसे ही वो
पी साइड से रिलीज होता जाएगा और एक कोडॉन मूव हो जाएगा राइबोसोम आपका मैसेंजर आरएनए से। देन टर्मिनेशन, जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आएंगे वैसे ही रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा और सारे डिसोसिएशन हो जाएगा फैक्टर्स का। ठीक है, तो जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आया आपका मैसेंजर आरएनए पे, वैसे ही रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा और मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा, ट्रांसफर्स आरएनए अलग हो जाएगा एंड राइबोसोम जो है वो अलग हो जाएगा और जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो आपके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सो दीज आर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। अमीनो एसिड के एक्टिवेशन में 2 ATP सिंथेसाइज होते हैं, प्रीइनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में GTP सिंथेसाइज होता है, 43S में 1 ATP, 80S में GTP, देन बाइंडिंग ऑफ अमीनो ग्रुप टू द A साइड में 1 GTP, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में 1 GTP एंड टर्मिनेशन में 1 GTP। देन पॉलीराइबोसोम मींस मैसेंजर आरएनए से कई सारे राइबोसोम अटैच है और एक साथ जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम पॉलीराइबोसोम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉलीराइबोसोम। अब आपका पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसेस मींस आपका प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, अब उसको एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं उसे बोलते हैं हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन, ताकि वो फंक्शनल प्रोटीन बने। जैसे कि प्रोटोलाइटिक क्लीवेज, और कोई भी एंजाइम होता है वो पहले इनएक्टिव होता है फिर उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए। तो जैसे इंसुलिन जो है वो प्री-प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, उसका कटिंग करके वो जो इंसुलिन बनता है दैट इज अ प्रोटोलाइटिक क्लीवेज। देन मॉडिफिकेशन इन द अमीनो एसिड, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर में गामा कार्बोक्सिलेशन होता है ऑफ द ग्लूटामिक एसिड इन द प्रोथ्रोम्बिन व्हिच इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। देन इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन प्रोलीन एंड लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो ये मॉडिफिकेशन होता है अमीनो एसिड में ताकि वो बायोलॉजिकल एक्टिव अमीनो एसिड बना सके। देन किसी में फॉस्फोराइलेशन होता है मींस एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, किसी में मिथाइलेशन होता है। देन सेग्रीगेशन यानी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है दैट इज मेंटेन बाय द चैपेरॉन। चैपेरॉन को हीट शॉक प्रोटीन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग को प्रॉपर्ली करने में हेल्प करते हैं। यदि प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होगा तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, जिससे आपका इंसुलिन बनता है। देन ये आपको बता ही दिया था। देन इनहिबिटर्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती है दे इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। वन होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, वन होती है बैक्टीरियोलाइटिक। द स्टैटिक मीन्स वो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है या रोक देती है, एंड बैक्टीरियोलाइटिक वो होती है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरिया को। सो ये रिवर्सिबली इनहिबिटर्स में एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, देन क्लोरामफेनिकोल एंड इरेथ्रोमाइसिन। तो ये रिवर्सिबली इनहिबिट करती है बैक्टीरिया को। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में बैक्टीरियोसाइडल मींस व्हिच किल द बैक्टीरिया, एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड द इनहिबिटर्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एग्जांपल है डिप्थीरिया टॉक्सिन एंड साइक्लोहेक्सिमिडीन। सो ये एग्जांपल्स है आपका प्रोटीन इनहिबिटर्स, द एंटीबायोटिक्स। इरेथ्रोमाइसिन इज अ कैटेगरी इन विच अमोक्सिलिन एंड अदर्स आर एक्टिव। क्लिंडामाइसिन आपकी एंटी फंगल ड्रग होती है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, दीज ऑल आर एंटीबायोटिक्स। देन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो सिग्नल हाइपोथेसिस मींस, ये कोई टाइम है क्लास में आने का? नहीं, आप चले जाइए, दिस इज नॉट द टाइम टू अटेंड द क्लास। देन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिग्नल पेप्टाइड रिलीज होती है जो बताती है कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन से सेल्स में जाके कौन सा वर्क करेगा। सो दैट इज अ सिग्नल हाइपोथेसिस। देन प्रोटीन को फोल्डिंग को मेंटेन करने के लिए आपके चैपेरॉन्स होते हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। Mitochondrial DNA, these are different from the nuclear DNA, and these mitochondrial DNA help in the synthesis of component of the electron transport chain, and mitochondrial DNA हमारे मदर के DNA से resemble करता है। This is the difference between the eukaryotic, prokaryotic and mitochondrial DNA.
Then this can be asked in your NEET or examination if you qualify the final year. Exhaust means oxidative phosphorylation disease, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के कारण होती है, जिसका एग्जाम्पल है लोहान, मैफोल्स, मिलाज एंड लीच सिंड्रोम. These are defect of the oxidative phosphorylation, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डिफेक्ट में होते हैं. Then माइक्रो आरएनए 21 to 25 बेस पेयर्स ऑफ आरएनए होते हैं, जो कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं. सेम विद द इंटरफेयरिंग, दे इंटरफेयर द और टेक ऑफ द, मतलब इसमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं ये इंटरफेयरिंग आरएनए. And this is the antisense therapy which we use in the cancer. In which we synthesize the DNA which has a wrong nucleotide which inhibit the translation process. तो इसे बोलते हैं antisense therapy. तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करके हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स वो रोकते हैं. सो एंटीसेंस थेरेपी इज यूज्ड इन द कैंसर. दैट्स ऑल.